अभी तक तो आपने 2025 के बजट पर वैरायटी के रिएक्शंस मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग यूट्यूबर्स के द्वारा देख ही चुके होंगे। तो मैं आपको बजट के जो फीचर्स हैं, जैसे 12 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा वगैरह, उसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि पॉलिसी माइलस्टोन होती है, जो उस समय की इकोनॉमी की हालात के अनुसार बनाई जानी चाहिए। प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन के मद्देनजर यूनियन बजट गवर्नमेंट की पॉलिसी डायरेक्शन को इंडिकेट करती है या इंडिकेट करनी चाहिए। तो बजट कैसी है, इस पर कमेंट करने से पहले हमें यह देखने की जरूरत है कि वर्तमान में हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। बजट हमारी इकोनॉमी को दो तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारी हाउस होल्ड की इकोनॉमिक्स। हमारे हाउस होल्ड की इस समय क्या हालात है, इसको हम कुछ डेटा पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला डेटा पॉइंट है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इस समय क्या है। ऑफिशियल डेटा अनएम्प्लॉयमेंट की जो है उसको देखने से पहले हम इकोनॉमिक टाइम्स के इस स्टोरी पर एक नजर डालते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर आप सप्ताह में सिर्फ 1 घंटे भी काम करते हैं तो आप उस सप्ताह के लिए एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस डेफिनेशन के हिसाब से जनवरी टू मार्च 2024 में सिर्फ 6.7% इंडियंस अनएम्प्लॉयड थे। अगर आप साल में सिर्फ 30 दिन तक काम करते हैं तो आप उस पूरे साल के लिए अनएम्प्लॉयड की गिनती में नहीं आते हैं। इस नियम के हिसाब से 2022-23 में सिर्फ 3.2% इंडियंस अनएम्प्लॉयड थे। 22-23 के डेटा के हिसाब से हमारे देश में सिर्फ 3.2% अडल्ट इंडियंस अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में आते हैं, मगर 58% को, जो कि 81 करोड़ की आबादी है, उनको हम डेली फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप फ्री का भी काम कर रहे हो तो भी आपको एम्प्लॉयड की श्रेणी में रखा जाएगा। इस नियम के अनुसार जनवरी टू मार्च 2024 में 4.3% मेल्स और 12.6% फीमेल्स अनपेड हेल्पर थे, मगर उन्हें एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखा जा रहा है। मोस्ट इंडियंस आर सेल्फ एम्प्लॉयड और उसकी परसेंटेज 2020-21 से लगातार बढ़ रही है। इस डेटा के मुताबिक 53.6% मेल्स और 65.3% फीमेल्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप फ्री का काम कर रहे हैं, फिर भी आपको एम्प्लॉयड की कैटेगरी में गिना जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में 37.5% फीमेल्स अनपेड हेल्पर्स हैं, जिनको गवर्नमेंट डेटा एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रख रही है। 62% रेगुलर एम्प्लॉयड के पास कोई रिटन जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 51% किसी पेड लीव के लिए एलिजिबल ही नहीं है और 60% सोशल सिक्योरिटी के लिए इंटाइटल नहीं है। तो यह है हमारे गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की डेटाबेस की कहानी। हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा के हिसाब से लास्ट 20 ईयर्स में 2005 में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% रिकॉर्ड की गई। कोविड के टाइम पर यह 7.86% थी और उसके बाद से लगातार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट देखी गई है और 2023 में यह सिर्फ 4.17% थी। इसके बाद हम 3 कैटेगरीज ऑफ लोन्स को एनालाइज करते हैं, गोल्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ये 3 कैटेगरी ऑफ लोन्स और इसमें डिफॉल्ट या एनपीए का ट्रेंड हमें हाउस होल्ड की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में इशारा करेगा। सबसे पहले आते हैं गोल्ड लोन पर। घर का जो गोल्ड होता है वो घर की औरतों के पास होता है। घर की औरतों की अमानत, उनकी इज्जत होती है। यह गोल्ड उन्हें उनके माँ बाप से या शादी में उनके मायके से या ससुराल से गिफ्ट में मिला होता है, या उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत करके यह गोल्ड खरीदा होगा। यह हमारी आपकी माँ, हमारी आपकी बहन, हमारी आपकी पत्नी, हमारी आपकी बेटी के कंट्रोल में होता है। और कल्पना कीजिए कि जब हमारी घर की औरतें, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी बेटी घर का लॉकर, घर का अलमीरा खोलकर घर के गोल्ड
जो कि जनरेशनल वेल्थ हो सकता है। वह किन हालात में इस जनरेशनल वेल्थ को, घर के गोल्ड को अपने हाथों से आपके हाथ में देती है कि जाइए और इसको गिरवी रखकर लोन लीजिए। उस फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी खराब होगी। पिछले कुछ वर्षों से गोल्ड लोन की सैंक्शन बढ़ती ही जा रही है और फाइनेंशियल ईयर 2023 के फर्स्ट क्वार्टर से फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक यह लगभग 100% बढ़ चुकी है। अगर हम गोल्ड लोन की डिफॉल्ट की पिक्चर को देखते हैं तो हाउस होल्ड फाइनेंशियल हेल्थ की डेंजरस सिचुएशन और भी क्लियर हो जाती है। जून 2024 के क्वार्टर में गोल्ड लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट 30% से बढ़कर लगभग 7,000 करोड़ हो गया है। कमर्शियल बैंक्स में गोल्ड लोन एनपीए 62% से बढ़ा है, जबकि एनबीएफसी में गोल्ड लोन एनपीए 24% से बढ़ा है। यह हमारे देश की आम आदमी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है। गोल्ड लोन का परसेंटेज इस तरीके से बढ़ रहा है और उसकी डिफॉल्ट इस तरीके से बढ़ रही है कि यह एक पैरामीटर है कि हमारे हाउस होल्ड की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। अब हम आते हैं अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड पर। फिच रेटिंग्स के मुताबिक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की बोरोइंग की 2021 से 2024 तक CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 22% और 25% है। पर्सनल लोन में एनपीए टू एडवांसेस रेशियो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में यह 0.93% थी, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.83% हो गई है। ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मिडिल क्लास बढ़ती महंगाई और घटती सैलरी की दोहरी मार को झेल रही है, जिसका असर है कि बैंक के बैड लोन्स बढ़ रहे हैं और एफएमसीजी कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है। अगर हम एफएमसीजी कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखें तो नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश नारायण ने अक्टूबर 2024 में नेस्ले इंडिया के 8 वर्षों के सबसे कम क्वार्टरली ग्रोथ पर कहा कि टॉप एंड पर लोग बेशुमार पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि इंडिया की मिडिल क्लास सिकुड़ती जा रही है। उन्हें पहले यह समस्या सिर्फ एक क्वार्टर तक दिखती थी, मगर इस बार वह 2-3 क्वार्टर से इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। कार डीलर्स के पास 7.5 लाख कार उनके शोरूम और गोडाउन में फंसे हैं, जिनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। तो हमने आपको अनएम्प्लॉयमेंट, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की परेशानियों को दिखाया। इकोनॉमी के इस बैकड्रॉप में पृष्ठभूमि में बजट पेश किया गया था। तो क्या बजट में हमें कुछ भी दिखा जो मिडिल क्लास की परेशानियों को ठीक या कम करने की चेष्टा की गई थी? हमें तो नहीं दिखा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर कोई भी कोशिश देखी आपने बजट में? लोगों को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हो गई है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 7.5 करोड़ सैलरीड लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। इसमें से 5.8 करोड़ की सालाना इनकम 7 लाख से कम थी, जिससे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। मतलब कि 78% सैलरी टैक्स पेयर्स ने जीरो टैक्स रिटर्न फाइल किया। असेसमेंट ईयर 23-24 को ही अगर बेस लिया जाए तो 12 लाख लिमिट को देखा जाए तो इनकम टैक्स पे करने से एग्जम्प्ट लोगों की संख्या 6.7 करोड़ हो जाती है। मतलब कि लगभग 90% सैलरीड इंडिविजुअल्स जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्हें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। सिर्फ 10% यानी कि 75 लाख सैलरीड टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को ही इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 140 करोड़ की इस आबादी वाले इस देश में सिर्फ 75 लाख सैलरीड इनकम टैक्स पे करेंगे। तो क्या सैलरीड इनकम टैक्स पे का टैक्स घटाकर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया जा सकता है? इस कॉन्सेप्ट को ट्रिकल डाउन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अमीरों को या कॉर्पोरेट्स का टैक्स कम करो, उनके पास पैसा आएगा, बढ़ेगा, वो उस पैसे को खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और फिर नीचे के तबके के पास पैसा आएगा। इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिस्ट्स ने पूरी तरह बोगस करार दिया है। 2024 में कॉर्पोरेट टैक्स घटाते वक्त हमें कुछ ऐसी ही कहानी बताई गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि टैक्स कंसेशन से मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इसे
हिस्टोरिक बताया था। क्या ऐसा हुआ? द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एस्टिमेट्स ने अपने रिपोर्ट में बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स कट से भारत सरकार को सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में 1.84 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMI के मिस्टर महेश व्यास ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 21 ओवर फाइनेंशियल ईयर 20 में 30,000 कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 138% का मैसिव ग्रोथ रजिस्टर किया है। यह लॉकडाउन का ईयर था। जुलाई 2021 के SBI के रिसर्च पेपर में इसको विस्तार से बताया गया है। इससे क्लियर हो जाता है कि 2019 के कॉर्पोरेट टैक्स कट से कॉर्पोरेट प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ देखी गई, लेकिन यह ग्रोथ कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में ट्रांसलेट नहीं हुई। RBI ने अपने 2019-20 के एनुअल रिपोर्ट में कहा कि कॉर्पोरेट ने टैक्स कट को अपनी डेट सर्विसिंग को कम करने, कैश बैलेंस को बढ़ाने और अपने करंट एसेट्स को बढ़ाने में इस्तेमाल किया और उसको कैपेक्स साइकिल को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं किया। क्लियरली कॉर्पोरेट टैक्स के घटने से कोई इन्वेस्टमेंट या जॉब क्रिएशन नहीं हुआ और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन इस तरीके से घटती गई कि यह इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न से भी कम हो गई। ग्लोबली बहुत सारे स्टडीज में भी इस थियरी को बोगस बताया गया है। ट्रिकल डाउन थियरी पर ग्लोबल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स घटाने को जस्टिफाई करने के लिए ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो चुकी है। मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि मिडिल क्लास कंज्यूमर के ऊपर से टैक्स बर्डन घटाकर इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह इस पर निर्भर करेगा कि कंज्यूमर्स टैक्स मेजर से बचाए हुए पैसे को कितना और कहां खर्च करते हैं। तो दोस्तों, यह बजट एक नॉर्मल बजट है जिसमें अलग अलग सेक्टर्स को थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम अमाउंट एलोकेट किया गया है, थोड़ा बहुत इधर उधर फोकस किया गया है, मगर यह हमारी इकोनॉमी को एक नई दिशा देगी। यह हमारी इकोनॉमी की करंट सिचुएशन के हिसाब से बजट हमें कुछ दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 100% कर दिया गया है। FDI से केवल कंपनी के ओनरशिप लेवल पर फर्क पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा। हमारे देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ऐसे ही बहुत कम है और वह और भी घटती जा रही है। आज हम जब बीमार पड़ते हैं तो क्या हमें एक सरकारी डॉक्टर या सरकारी हॉस्पिटल ध्यान आता है या एक प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल हमें याद आता है? और अगर हम प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं? और इंश्योरेंस सेक्टर पर अगर फोकस करना था तो टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर GST घटाने की जरूरत थी। एक तो हमें सरकारी अस्पताल या सरकारी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उस पर हमें GST देना पड़ रहा है। यह गलत है। बजट से जरूरत थी हमारे देश में GST स्लैब्स को और GST रेट्स को घटाया जाए, जिससे अमीरों से लेकर गरीबों तक सभी को फायदा होगा और सही मायने में सबके पॉकेट में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होगा और सही मायने में कंजम्पशन बूम होगा। हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को और भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स उठाए जाएं, रोजगार के नए अवसर किस तरीके से क्रिएट किए जाएं। तो उस हिसाब से हम इस बजट को सिर्फ एक एवरेज रेटिंग देंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर जनता की भलाई के लिए, जनता मतलब सभी जनता, सिर्फ अमीर नहीं, सभी जनता की भलाई के लिए और इकोनॉमी को री एनर्जाइज कर लिए और ज्यादा और इफेक्टिव कदम उठाए जाएंगे। टीम DDB की तरफ से इस एपिसोड में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया डीप डाइव विद ब्रज को YouTube, Instagram, Facebook और LinkedIn पर पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ
शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।